ठीक है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है वैश्वीकरण के युग में राज्य। तो इसमें अगर पहला जो है, सबसे पहले यही इन्होंने पूछ रखा है कि वैश्वीकरण क्या होता है, यानी आपको बताना सबसे पहले वैश्वीकरण के बारे में बताना। ठीक है, वैश्वीकरण कहो या भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसके लिए दो शब्द यूज किए जाते हैं, यानी दो शब्दों को कहीं कहीं यहाँ पर हिंदी में यूज किया जाता है, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण। उसी के बाद इन्होंने देखा है कि राज्य की संप्रभुता पर प्रभाव। अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है, और जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिखवा रहा था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो एक चैप्टर नंबर 12 है ना, इससे हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यही है, और इसी क्वेश्चन पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी राज्य की संप्रभुता पर, यानी कहीं कहीं जो राज्य है, स्टेट जो है, उसकी संप्रभुता पर वैश्वीकरण जब हुआ, मान लो कि जब भूमंडलीकरण हुआ यानी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण जब हुआ, उसकी राज्य की संप्रभुता पर किस प्रकार के कहीं कहीं उस पर प्रभाव पड़े, यानी वैश्वीकरण का राज्य की संप्रभुता पर, यानी जब वैश्वीकरण होता है उससे राज्य यानी स्टेट की जो संप्रभुता थी उस पर क्या प्रभाव पड़े, वो सकारात्मक प्रभाव रहे हो या नकारात्मक प्रभाव रहे। देखो आप सबको पता होगा, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ अगर होती है उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के कहीं कहीं प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। कोई भी चीज़ होगी उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के कहीं कहीं प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो स्टेट था उसकी जो संप्रभुता है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि जब कोई स्टेट, ठीक है, संप्रभुता का थोड़ा देखिए, जब कोई स्टेट आंतरिक और बाह्य शक्तियों के दबाव के बिना, जब कोई राज्य आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों के दबाव के बिना स्वेच्छा से, स्वेच्छा का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से क्या करता है, अपने सारे फैसले ले सकता होगा, उसको क्या बोलते हैं, संप्रभु। देखो राज्य में कोई भी स्टेट हो उसके पास संप्रभुता यानी अपना प्रभु, यानी कहीं कहीं अपना भगवान या परमात्मा या प्रभु कह सकते हो। संप्रभुता का मतलब होता है कि कहीं न कहीं जो आपका स्टेट है या जो राज्य है वो कहीं न कहीं उस पर ना तो कोई आंतरिक दबाव ना तो उस पर कोई बाह्य दबाव। जैसे क्या था, कोई देश गुलाम होता था, हम उसको संप्रभु नहीं कह सकते। इसी प्रकार से जब कोई राज्य बोला जाता है तो उसमें चार चीजें अगर मैं बोलूं तो जैसे अगर इंडिया को हम लेते हैं, जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो भारत क्या था, एक राज्य। उस टाइम नहीं कह सकते कि भारत एक राज्य है, क्योंकि राज्य में चार चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है, उसका एक भूभाग होना चाहिए, तो भूभाग तो भारत के पास था। और दूसरा क्या, उसकी एक जनसंख्या होनी चाहिए, तो जनसंख्या भी हमारे पास थी, भूभाग थी, जनसंख्या थी, और यहाँ पर एक सरकार भी चल रही थी। तो ये तीनों चीजें होने के कारण कहीं कहीं हमारे पास क्या नहीं था, संप्रभुता नहीं थी। क्योंकि संप्रभुता किसके अंदर थी, वो अंग्रेजों के हाथों में कहीं कहीं, यानी यहाँ पर जो सारे फैसले लिए जाते हैं वो कहीं कहीं किसके, जब भारत गुलाम था किसके, अंग्रेजों को द्वारा लिए जाते थे, या ब्रिटिश पार्लियामेंट में सारे कहीं कहीं कानून बनते थे। यानी कह सकते हो कि जब कोई राज्य में, जब तक राज्य को राज्य की आत्मा बोला जाता है, राज्य की आत्मा किसमें नहीं, अगर संप्रभुता को बोले तो यानी एक प्रकार से उसकी आत्मा के रूप में कहीं कहीं यानी संप्रभुता, यानी किसी शरीर में जान, जो जान का जो काम करती है, आत्मा का मतलब मान लो कि कोई बॉडी है, पूरा शरीर है, जब तक उसमें जान नहीं है तब तक वो बॉडी रन नहीं। उसी प्रकार से कहा जा सकता है कि जब तक किसी राज्य में संप्रभुता नहीं है, ठीक है, संप्रभुता नहीं है, तब तक वह राज्य, उसको हम राज्य नहीं बोला जा सकता। चाहे उसमें तीन चीजें हो, उसकी सरकार हो, चाहे उसकी जनसंख्या हो, चाहे उसका निश्चित भूभाग हो, ये तीनों चीजों, और चौथी चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती, चारों चीजें महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्व रखती है वो रखती है क्या है, संप्रभुता। तो इसमें रहेगा कि संप्रभुता का, यानी जो संप्रभुता थी, अगर देखेंगे तो वैश्वीकरण जो होता है यानी ग्लोबलाइजेशन जो होता है उसका वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या इंपैक्ट रहा। यानी जब वैश्वीकरण होता और कहीं कहीं भूमंडलीकरण होता, उसका राज्य की संप्रभुता पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा था और किस प्रकार की चीजें कहीं कहीं वैश्वीकरण से कहीं कहीं हो रही थी। ठीक है, तो वैश्वीकरण से राज्य की संप्रभुता पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े और उसी को कहीं कहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा 12 पॉइंट, चैप्टर नंबर 12 है और 12.4 देख लीजिए। ठीक है, 12.4 खोल लीजिए। ठीक है, चार खोलो, 12.4। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें 12.4 राज्य की संप्रभुता पर प्रभाव, इसको देखो। अधिकतर विद्वानों को इस बात पर सहमत हैं, पीडीएफ सेंड कर दे, एक ग्रुप में कोई सेंड कर देना, अगर किसी ने ले रखी होगी ना, एक बार ग्रुप में भेज देना। ठीक है,
तो वैसे डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। देखो, अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत हैं, ध्यान से सुना, अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत हैं राष्ट्र राज्य का काल समाप्त नहीं है बल्कि 19वीं शताब्दी में गौरव के शिखर पर पहुंचा। यानी जो राष्ट्र राज्य, यानी जो स्टेट थे, उसकी जो पावर है वो कहीं न कहीं समाप्त नहीं हुई। यानी स्टेट जो है, स्टेट अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है। यानी अगर स्टेट को कह सकते हो तो कह सकते हो कि स्टेट अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। यानी राष्ट्र राज्य का जो टाइम है वो समाप्त नहीं है बल्कि 19वीं शताब्दी में, यानी 19वीं शताब्दी में कहीं कहीं उसका क्या हुआ है, एक प्रकार से कह सकते हो कि उसका एक प्रकार से बढ़ोतरी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, राज्य की संप्रभुता पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन ये भी हो सकता है राज्य की संप्रभुता पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए, तो क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। देखो, और कह सकते हो, और अंतिम वर्षों में यानी 20वीं शताब्दी के वर्षों में इसमें कहीं कहीं ह्रास आया। यानी कह सकते हो कि जो राष्ट्र राज था उससे कहीं कहीं वैश्वीकरण के द्वारा उस पर राष्ट्र राज से क्या मिले हैं, बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा है, ठीक है। राष्ट्र राज कर वैश्वीकरण के द्वारा, ये देखिए, यानी कहीं कहीं देखो, अगर कह सकते हो कि 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्र राज था उसकी जो पावर थी वो बहुत बड़ी, यानी स्टेट की पावर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट की। लेकिन क्या होता है जब 20वीं शताब्दी के, कह सकते हो 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, क्योंकि आकर के 91 में हुआ था, अंतिम वर्ष इसको बोलते हैं, अंतिम वर्षों में जब वैश्वीकरण होता उससे कहीं कहीं राज्य की संप्रभुता पर क्या हरास, हरास का मतलब होता थोड़ा उसमें किसी चीज में, जैसे एक वर्ड यूज का डंट लग गया, डंट का कहीं कहीं हिंदी में हरास वर्ड यूज होता है, ठीक है। देखो, राज्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अब भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी अभी भी अगर देखें तो जो राज्य है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और अपनी स्वायत्ता बनाते हुए यह स्थिति असामान्य है। और कुछ राज्यों का कहीं कहीं ह्रास भी है, बल्कि कुछ राज्यों का उत्थान, उत्थान का मतलब कुछ राज्यों का धीरे धीरे कुछ का डंट लगा, कुछ का पतन हुआ और कुछ नए राज्य उभर के सामने आते हैं। श्रेष्ठ राज्य का पतन हुआ परंतु नए साम्राज्य का आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब होता है कि जब नए स्टेट कोई बनकर, यानी कह सकते हो जो पुरातन राज्य थे उनका कहीं कहीं एक प्रकार से पतन हुआ, कुछ राज्यों में डंट लगा और कई नए राज्य उभर करके सामने आते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य का अंत नहीं हुआ, अपितु उसकी शक्तियां और सत्ता में परिवर्तन है। यह कह सकते हैं कि वैश्वीकरण से पहले जो राज्य की सत्ता होती थी, यानी वैश्वीकरण से पहले स्टेट की जो पावर होती थी वो पावर अलग प्रकार की थी। यानी कह सकते हो कि वैश्वीकरण से पहले राज्य की जो पावर होती थी या जो शक्तियां होती थी उसमें क्या वैश्वीकरण के बाद क्या होता था, उसमें कहीं कहीं परिवर्तन आया है। और परिवर्तन डेविड होल्ड द्वारा राष्ट्र राज्य की संप्रभुता पर और चुनौतियों पर कुछ वैश्वीकरण के बाह्य दुष्प्रमाणों की जांच करने पर इसे सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। यानी कह सकते हो कि राष्ट्र राज्य की संप्रभुता पर, राष्ट्र राज्य की संप्रभुता पर जिस प्रकार का ग्लोबलाइजेशन से यानी भूमंडलीकरण से, कह सकते हो कि वैश्वीकरण से जिस प्रकार का उस पर प्रभाव पड़ा, यानी राष्ट्र राज्य जो पहले था, जैसे पहले स्टेट क्या था, स्टेट क्या था कि एक प्रकार से क्या बहुत ज़्यादा हर चीज़ों को रूल करता था, मार्केट उसकी खुलती नहीं थी और कहीं कहीं मार्केट पर राज्य का पूरा कब्जा हुआ करता था। लेकिन जब क्या हुआ, जब वैश्वीकरण होता है, एक देश की कंपनियां दूसरे देश में लग रही, एक देश का माल दूसरे देश में बिक रहा, एक प्रकार से कह सकते हो जब पूरा विश्व एक प्रकार की मार्केट और कहीं कहीं इकोनॉमी के रूप में आता है तो उससे क्या होता है, राज्य की जो पावर है, यानी राज्य की जो पावर है यानी स्टेट की जो पावर है उसकी पावर में कहीं कहीं हमें कमी देखी जा सकती है, ठीक है। ये आप पूरा क्या रहेगा, ये आप इसको पूरा भूमिका में लिख सकते हो। अब इसकी जो पहली हेडिंग क्या है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों से चुनौती, यानी राष्ट्र राज्य को, ध्यान सुना, राष्ट्र राज्य को अंतरराष्ट्रीय कानूनों से चुनौती मिल रही। अब अंतरराष्ट्रीय जैसे समझ सकते हो, जैसे यूएनओ बना, यूएनओ कई राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगा देता है, यानी जो आपका यूनाइटेड नेशन है वह कई सारे राज्यों पर कई प्रकार के कानून, यानी अंतरराष्ट्रीय कानूनों से कई सारे जो राज्य थे, यानी जो कंट्रियां, राज्य का मतलब यहाँ कंट्री देखना, ठीक है, कई सारी कंट्रियों पर वो कानून लगाए जा रहे हैं जिससे कहीं कहीं स्टेट की जो पावर है वो कहीं कहीं किस प्रकार कम हो रही, इसको देखते हैं। पहली हेडिंग क्या है, पहली हेडिंग लिखी जाएगी अंतरराष्ट्रीय कानूनों से चुनौती, यानी राष्ट्र राज्य को वैश्वीकरण के बाद क्या अंतरराष्ट्रीय कानूनों से चुनौती उसको किस प्रकार मिल रही। ध्यान सुनो, अंतरराष्ट्रीय कानूनों में परिवर्तन ने
तथा अधिकारों के कर्तव्यों नए नए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उससे कहीं कहीं नियमों में और अधिकारों में और कर्तव्यों में यानी कहीं कहीं नए नए रूप लागू हैं, जिनका राज्यों पर क्या कह सकते हैं, दबाव पड़ता है। यानी कहीं कहीं इससे राज्यों पर कई प्रकार के दबाव पड़ रहे हैं। इनके पीछे कोई जोर जबरदस्ती करने वाली शक्ति का समर्थन नहीं। यानी कह सकते हो कि राज्यों पर राज्य बात माने या राज्य बात ना माने, इस प्रकार की कोई उन पर जोर जबरदस्ती करने वाला कोई नहीं। ये इतने महत्वपूर्ण है कि राज्य उन्हें मानना ही पड़ता है। यानी कह सकते हो कि कोई भी स्टेट जो है यूनाइटेड नेशन की बातों को मानने से इनकार नहीं कर सकता। यानी कह सकते हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून हर राज्य को मानने ही पड़ते हैं। कोई राज्य जो है इन कानूनों को मानने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होगा, जब कोई राज्य इन कानून से मान्य करेगा तो कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा मंच है वो एक प्रकार से उस देश का क्या कर देगा, बाइकाट कर देगा, उसका कोई साथ नहीं देगा, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, कोई समस्या आएगी उसका हेल्प नहीं करे। यानी कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून मानना कोई जरूरी है, लेकिन ये कोई दबाव नहीं किसी पर, लेकिन कोई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना नहीं कर सकता, इनको मानने से इनकार नहीं कर सकता। किसी पर दबाव नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय आपको कानून मानना पड़ेगा, लेकिन क्या है, कानून ही इस प्रकार से और अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंगमंच ही ऐसे बन चुका है कि हर देश को अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने ही पड़ते हैं। और कहीं कहीं ठीक है कह सकते हो कि परंपरागत रूप से राज्य की संप्रभुता पर यह नियम रहा है कि व्यक्ति तथा राज्य एजेंसियां को ऐसी छूट होनी चाहिए कि अन्य राज्यों के न्यायपालिका में उन पर मुकदमा चलाया ना जा सके। यानी कहीं पहले क्या था, देखो पहले क्या था, मान लो कि अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में चला गया, ठीक है, ध्यान सुना, हमारे देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश में चला गया तो हम उसको लाने के कई सारे प्रयास कर सकते थे, करते थे। या एक देश से दूसरे देश में किसी प्रकार का मतभेद है तो क्या कर सकते थे, हम आपसी सूझबूझ से सुलझा सकते थे उसको ले जा करके। यानी दो देशों के लड़ाई मतभेदों को कभी कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता था, ठीक है, कोई कोर्ट ही नहीं थी। लेकिन जब आपने सुना कोर्ट भी बनी है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी बनी, अंतर्राष्ट्रीय अपने हेग में बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस है। यानी कह सकते हो कि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय और जो यूनाइटेड नेशन के अंदर कह सकते हो कि कहीं कहीं राज्य की जो एजेंसियां होती थी उन पर राज्य का पूरा नियंत्रण होता था, कह सकते हो। लेकिन अब क्या हुआ कि एक राज्य दूसरे राज्य के झगड़े को कोई ना कोई राज्य उसको अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर ले जाता या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से चुनौती में। यानी कह सकते हो कि राज्य की जो संप्रभुता है, राज्य की संप्रभुता पर धीरे धीरे क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का क्या हो जा रहा है, शिकंजा भी कसता जा रहा है, कह सकते हैं। परंतु हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय अदालतें इन नियमों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बीच ऐसा तनाव बना हुआ है कि विशेषकर यूरोपीय संघ के अंदर हल किया जाता है। इतना ही नहीं, मानव अधिकारों की सुरक्षा तथा बुनियादी स्वतंत्रता सुरक्षा के लिए 1950 में यूरोपीय समझौता जो कि महत्वपूर्ण, यानी कह सकते हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उन कानूनों को मानना। पहले क्या था कि कोई भी राज्य अपने नागरिकों को कैसे रखता है कैसे नहीं रखता। अब तो क्या होगा, अगर किसी देश में किसी नागरिकों का हनन, अधिकारों का हनन हो सकता है तो कहीं कहीं वहां पर क्या आ जाता है, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाता है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून आ जा सकते हैं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां हैं कंट्रियों पर लगी हैं, देशों पर लगी। यानी कह सकते हो कि बहुत प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून कई सारे कंट्रियों पर, कई सारे कह सकते हो कि देशों पर लगे। यानी कह सकते हो कि कोई भी देश अब नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार के, अब कोई भी कंट्री अपने नागरिकों पर किसी भी प्रकार के कानून नहीं लगा सकती, कोई भी कानूनों को थोप नहीं सकती, या किसी भी प्रकार के कानूनों को उन राज्यों पर क्या किया जा सकता है, लगाया नहीं जा सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार के कानूनों को राज्यों पर अब राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकते। एक प्रकार से कह सकते हो कि राज्य अब अपनी मनमानी नहीं कर सकता है स्टेट, बल्कि उस पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का क्या है, दबाव बना रहता है। मानव अधिकारों के बारे में कोई घोषणा पत्र जैसा नहीं है। कुछ अधिकारों के सामूहिक परिवर्तन की दिशा में एक कदम आगे लिया है और एक प्रमुख अभिनय यह तथ्य कि अपनी ही सरकारों को खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देता है। यानी कह सकते हो कि जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यानी इसी प्रकार से बहुत सारे कानून हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून लग जाते हैं देशों पर। जब अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन नहीं था और इस प्रकार के जब अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं थे, ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार के जब अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं थे तो उन अंतर्राष्ट्रीय कानून न होने की वजह से कह सकते हो कि राष्ट्र राज्य को जिस प्रकार की अब चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा, उस प्रकार की चुनौतियों का सामना अब क्या हो सकता, राष्ट्र राज्य जो कह सकते हो जो बहुत ज़्यादा फ्री होकर के सारे काम करता था, लेकिन अब क्या राष्ट्र राज्य पर एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कहीं कहीं दबाव बना रहता है और कहीं कहीं कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को इस पर एक प्रकार से क्या बनी रहती है, चुनौती बनी। यूरोपीय देशों ने यह स्वीकार किया है कि उनके नागरिक मानव अधिकारों के बारे में यूरोपीय आयोग पर सीधे याचिका दाखिल कर सकते हैं, जो मामले को यूरोपीय काउंसिल के मंत्री समिति के सामने और बाद में मानव अधिकारों की यूरोपीय अदालत में ले जाया जा सकता है। इस प्रकार कोई भी राज्य अब अपनी मर्जी के अनुसार अपने नागरिकों पर मर्जी के खिलाफ व्यवहार नहीं कर सकता है। यानी कह सकते हो कि अब कोई भी राज्य अपने नागरिकों पर मनमानी नहीं कर सकता। अब कोई भी राज्य यानी अब कोई भी जो स्टेट है, यानी जब अब कोई स्टेट की जो एजेंसी है अपने नागरिकों पर मनमाने ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसका जो राज्य है या उसका जो स्टेट है उस पर अत्याचार कर रहा है या उसके अधिकारों का शोषण कर रहा है, तो सीधे ह्यूमन राइट्स में जा सकता है, इंटरनेशनल कहीं कहीं फोरम पे जा सकता है और कहीं कहीं काम कर सकता है। यानी कह सकते हो कि आप अपने कानूनों को इंटरनेशनल, यानी कह सकते हो जैसे आपने पाकिस्तान और भारत में आपने सुना होगा उनके बारे में, जो पाकिस्तान उठा ले गया था, आपने देखा होगा कि उनका भी मुकदमा चल रहा था। जैसे इसी प्रकार से यानी कह सकते हो, ये एक लाइन इसमें क्या लिखते हैं कि राज्य अपने नागरिकों पर, राज्य अपने कुलभूषण जाधव का जब मामला था, ठीक है, देखो राज्य अपने नागरिकों पर मनमाने ढंग से किसी भी कानूनों को थोप नहीं सकता, उन पर कानूनों को लगा नहीं सकता है। अगर राज्य अपने नागरिकों पर अत्याचार करता है, उनका शोषण और दमन करता है, तो नागरिक कहीं न कहीं जा कर के उसको कह सकते ह्यूमन राइट्स कमीशन में उसकी शिकायत कर सकता है। ठीक है, यानी कहीं कहीं ह्यूमन राइट्स कानूनों को ये नहीं बताया गया कि उसको सबको मानना है। अगर मान लो आज भी बाल मजदूरी होती है तो राज्य अगर नहीं ले रहा, या कह सकते हो कि कहीं पर भी किसी भी देश में अगर कोई भी देश अपने नागरिकों का क्या करता है, हिंसा के साथ उनका दमन करता है और कहीं कहीं उनका शोषण करता है, तो वो नागरिक जो है कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कहीं कहीं वह शरण ले सकते हैं, कह सकते हो। यानी अब कोई भी राज्य अपनी मनमर्जी से अपने नागरिकों पर मनमानी ढंग से कानून नहीं लगा सकता, उन पर किसी प्रकार के कानूनों को वह थोप नहीं सकता, उन पर किसी प्रकार के वह कानून अब नहीं लगा सकता अपनी मनमर्जी से और अपने मनमाने ढंग से। ठीक है, उन पर किसी भी प्रकार के कानून नहीं लगा सकता, वो मनमाने ढंग से। ठीक है, राज्य जो है यानी जो आपका स्टेट है वह अपनी मनमर्जी से किसी भी पर कानून नहीं लगा सकता। आगे देखिए इसमें क्या, देखो इसमें अगर देखेंगे एक राज्य की सदस्यता के बीच में यह अंतर उभरा है जो कि परंपरागत रूप से अपने नागरिकों पर कुछ अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करता है। यानी अब जो राज्य है, यानी जो आपका राज्य है या कह सकते हो स्टेट है, वह मनमानी ढंग से कानून, बल्कि राज्य अपने नागरिकों को कुछ कर्तव्य, अब राज्य के भी क्या है, कुछ कर्तव्य हैं और कुछ उसके, और नागरिकों पर किसी भी प्रकार से, नागरिकों पर किसी प्रकार के किसी कानूनों को वह थोप नहीं सकता है। ट्रिब्यूनल का यह प्रावधान निर्धारित करता है जब बुनियादी मानवीय मूल्य की रक्षा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ टकराव हो जाता है तो यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य वह प्रथम का अनुसरण करे। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का दायरा उसकी दिशा में परिवर्तन आया है। और कहीं कह सकते हो जब से अंतर्राष्ट्रीय कानून आए हैं तब से कहीं कहीं कोई भी राज्य अपने नागरिकों के साथ मनमर्जी से, अपनी मर्जी से कर नहीं सकता। और जब राज्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून टकराएंगे तो कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कहीं कहीं ज्यादा मान्यता मिल रही है। और इससे कह सकते हो कि और परंपरागत रूप से संप्रभुता संपन्न राज्यों का विचार में मानव जाति के सर्वोच्च राजनैतिक संगठन के रूप में महत्व प्रदान। यानी कह सकते हो, देखो पहले क्या था, ध्यान सुना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले जो राज्य होते थे, ठीक है, जब अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय उस टाइम का फोरम नहीं था, यूनाइटेड नेशन नहीं था, ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं हुआ करता था, जो राज्य थे ना अपने नागरिकों पर मन मर्जी ढंग से कानून लगाते थे, जैसा करते थे। यानी जो राज्य ने कह दिया वो सम्मान लिया जाता था, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसा कोई एजेंसी नहीं थी, ऐसी कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं थी। परंतु अब क्या है, राज्य अपने नागरिकों पर अपने मनमर्जी ढंग से, यानी जो राज्य है यानी जो आपका स्टेट है वो अपनी मनमर्जी ढंग से अपने नागरिकों पर किसी भी प्रकार के
किसी भी प्रकार के कानूनों को थोप नहीं सकता, यानी अपने मर्जी से कानून उन पर नहीं लगा सकता, ठीक है। और हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय कानून अब राज्यों के बीच में कानून को रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब तो उसे राज्य के ऊपर एक सार्वभौमिक एजेंसी के रूप में न केवल माना जाता है, बल्कि यही कहीं कहीं अब जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनको कहीं कहीं एक कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को राज्यों को मानना भी पड़ रहा है। या स्मरण रखना महत्वपूर्ण, स्मरण कह रहे हैं कि यह हमें याद रखना चाहिए कि भूमंडलीकरण के बावजूद भी सभी राज्य व्यक्ति स्वीकार नहीं करते, यानी जो सभी राज्य हैं वो कहीं कहीं जो व्यक्तियों के अधिकार हैं उसको देते नहीं हैं, बल्कि उदाहरण के लिए इस्लामिक कट्टरवादी आंदोलन इसे अस्वीकार करता है। यानी कह सकते हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो सभी राज्य उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान नहीं रहे हैं। उदाहरण के लिए जो कट्टर इस्लामी स्टेट हैं, ठीक है, इस उदाहरण के लिए जो कुछ ऐसे इस्लामी स्टेट हैं जिन्होंने इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को माना नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान रहे हैं, ठीक है। मान लो सिंपल सा एक क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है, राज्य संप्रदाय, मान लो कि तुम अपने फैसले सारे अपने मर्जी के काम कर, ध्यान सुनना, अपने काम ना तुम अपनी मर्जी से करते हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, तुम्हारे मन में। मान लो तुम्हारे घर में या तुम्हारे कोई पड़ोस में या कह सकते हो तुम्हारे सोसाइटी में, ठीक है, रिश्तेदारी में कोई ऐसा हो गया है कि तुमको बताता तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। पहले क्या तुम तो पहले संप्रभु थे, यानी कहीं कहीं अपने प्रभु, संप्रभु का मतलब होता है कि हिंदी में अगर बताओ तो सारे फैसले डिसीजन आप अपनी मर्जी से ले रहे थे, क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या खाना, यानी अपने मनपसंद के काम कर। अब एक प्रकार से समझ लो जो इंटरनेशनल, यानी उसी प्रकार से जैसे राज्य अपने मन से कानून बनाता था, जो मन करता था वो करता था, यानी जो स्टेट और देश होता था वह अपने मन से कानून बना सकता था और नागरिकों पर मन मर्जी कार्रवाई कर सकता था। लेकिन जब से इंटरनेशनल फोरम आया है और अंतरराष्ट्रीय कानून बने हैं, राज्य अपने नागरिकों पर मनमर्जी ढंग से और अपनी मर्जी से उन पर कानून नहीं थोप सकता, उन पर कानून नहीं लगा सकता। अगर ऐसी काम करता है तो नागरिक जाकर के इंटरनेशनल फोरम पर और कह सकते हो मानव अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, और हनन करेगा तो कहीं कहीं उसको इंटरनेशनल फोरम पर जाकर के उसकी शिकायत की जा सकती है, उसको बोला है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय कानून है लगभग सभी देश मान रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को कहीं कहीं सभी देशों को मानना भी पड़ता, परंतु कुछ ऐसे देश हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना करते हैं, उनको मानते नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इन कानूनों को मान रहे हैं। तो कह सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों से भी राज्य की संप्रभुता पर कहीं कहीं कह सकते हो उसका ह्रास या कह उसका राज्य की संप्रभुता पर क्या उसका पतन हुआ है। पतन मतलब है कि कह सकते हो उसका राज्य की संप्रभुता पर ह्रास दिखाई देता है या उसमें राज्य की संप्रभुता पर कहीं कहीं डंट लगता है। अगला जो रहेगा, अगला क्या इसमें देखो अंतरराष्ट्रीय कानून चुनौती होगी, अगला क्या रहेगा उसमें आप देखेंगे, अगली जो इसमें रहेगी नई विश्व अर्थव्यवस्था से चुनौती, ठीक है, नई विश्व अर्थव्यवस्था से किस प्रकार चुनौती मिले, यानी अंतरराष्ट्रीय राज्य की संप्रभुता पर नई विश्व अर्थव्यवस्था से किस प्रकार चुनौती मिल रही है, ठीक है। तो इसको देखिए इसमें क्या है, नई विश्व अर्थव्यवस्था से किस प्रकार इसे चुनौती मिल रही है। देखो, राज्य की संप्रभुता को प्रभावित करने वाले आर्थिक लोकतांत्रिकरण प्रक्रियाओं में दो प्रमुख परिवर्तन बहु अंतर्राष्ट्रीय निगम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये है उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय वितरण लेन देन, यानी कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां लग रही हैं, एक देश की कंपनी दूसरे देश में लग रही, दूसरे देश की कंपनी थी, यानी कहीं कहीं जब वैश्वीकरण हुआ, जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में, और वैश्वीकरण से क्या रहा, एक प्रकार का पूरा जो विश्व था एक प्रकार से क्या बन गया है, एक प्रकार से बाजार बन गया, एक प्रकार से पूरा मार्केट बन गया। और जब पूरा विश्व एक प्रकार से मार्केट बन गया है तो कहीं कहीं क्या देख रहे हो कि एक देश की कंपनी दूसरे देश में, इससे क्या हो रहा, राज्य की संप्रभुता पर डेंट लग रहा। कैसे लग रहा मैं बताता हूँ। मान लो ऐसा हुआ है कि ऐसे ऐसे देश हैं, कई बार ऐसा होता ना कि कंपनी के कहने से जो कई सारे ऐसे देश हैं अपने नियम और कानून निर्धारित कर रहे हैं, यानी कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, बहु अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं यह राज्य के कहीं कहीं नियमों और निर्देशों में कहीं कहीं उन पर अपने अनुसार कानून बनवा रही है, यानी जो राज्य हैं अपने अनुसार कानून भी, यानी मान लो कई सारी ऐसी कंपनियां जैसे गूगल है, फेसबुक है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि जैसे कई सारे ऐसे गरीब देश हैं जिनकी जीडीपी से ज़्यादा तो इनके कंपनी का टर्नओवर है साल का, जैसे म्यांमार है, बांग्लादेश है, कई सारे ऐसे देश हैं, जो बहुत सारे ऐसे देश हैं
जिनका जितना जीडीपी है उससे ज़्यादा तो कंपनी का टर्नओवर है। यानी कह सकते हो कि कंपनियों के पास इतने ज़्यादा पैसे हो गए, इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी और कहीं न कहीं उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि राज्य उन कंपनियों के आगे झुक जा रहे हैं और उन कंपनियों के कहने से नियम कानून बना रहे हैं। आपने सुना होगा जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक मामला आया था कि ऑस्ट्रेलिया में जो फेसबुक है, फेसबुक पर जितनी भी ऑस्ट्रेलिया की न्यूज एजेंसियां थी, वो अपना जैसे देखा होगा कि फेसबुक खोलते होगा तो उसमें समाचार आता है, कोई समाचार आते रहते हैं ना, जैसे आज तक हो गया, उसमें सभी चैनल के हैं, उन्होंने अपना व्हाट्सएप पे बना रखा, ठीक है, सॉरी उस पे फेसबुक पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में पर ऑस्ट्रेलिया की जितने भी न्यूज एजेंसियां थी वो फेसबुक पर जो खबरें देती थी, फेसबुक उनको पैसा नहीं देता था। देखो फेसबुक पर भी जो चैनल होते हैं ना, जैसे न्यूज चैनल होते हैं या आपका भी चैनल है, तो वो भी मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज क्या होता है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा उस पर जितनी ऐड आएगी उसका आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो कहीं कहीं फेसबुक का क्या होता है, फेसबुक ने बोला था कि फेसबुक पर जो ऑस्ट्रेलिया में जो न्यूज़ चैनल हम उनको पैसा नहीं देंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बोला नहीं नहीं आपको पैसा देना पड़ेगा। बाद में क्या होता कि ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक अपनी फेसबुक ही चलनी बंद हो जाती। फेसबुक ने बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक ही नहीं चलने देंगे, बंद कर देंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो कहीं के बाद में सरकार में समझौता और कई प्रकार की चीज़, यानी इससे एक प्रकार से कह सकते हो कि एक कंपनी के कहने से एक राज्य की संपदा, यानी राज्य उसके अनुरूप कानून बना रहा है। यानी अंतरराष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उससे कहीं के क्या कह सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों से चुनौती तो मिल रही है, उसी प्रकार से जो वैश्वीकरण हुआ उससे जो पूरा अर्थव्यवस्था ये है, उस अर्थव्यवस्था यानी कह सकते हो कि मान लो कंपनियों के कहने से, जैसे बहुत सारी कंपनी, जैसे मैंने गूगल, हाँ जी बोलिए, हेलो, ठीक है। देखिए कई सारी यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि कई सारी कंपनियों के कहने से आप देख रहे हो कि कई सारे जो स्टेट है ना उनके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। यानी कंपनियों के लिए कंपनियां जैसे कर रही राज्य उसी प्रकार के कानून बना रहे हैं। इससे भी कह सकते हो राज्य की जो संप्रभुता है उस पर भी कहीं कहीं उसका परिणाम निकला है। देखो ये है उत्पादन, देखो जैसे इसमें देखेंगे कि रखते हैं राष्ट्रीय आधार होने के बावजूद उनके हित भूमंडलीकरणीय होते हैं, अपने गृह देशों में कार्यकलाप में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों के बैंक जैसे वित्तीय संगठन के भूमंडलीकरण के स्तरों में नई सूचना प्रौद्योगिकी जुड़े हैं, उन्हें कहीं कहीं क्या कर दिया जाता है, संभव बना दिया है कि स्टॉक और शेयर अब मोबाइल हो चुके हैं, संचालक हो चुके हैं, वे आसानी से सीमाओं को पार कर जाते हैं। इसीलिए विश्व अर्थव्यवस्था अब राज्य के नियंत्रण में नहीं रह गई। यानी जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था अब राज्य के, पहले क्या था, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से राज्य पर कंट्रोल होता था। अब क्या होगा कि अब जो विश्व की अर्थव्यवस्था एक प्रकार से पूरा मार्केट बन गया है और राज्य उसको अर्थव्यवस्था को कंट्रोल भी नहीं करता है। और कहीं संचार और परिवहन के क्षेत्र में देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बीच में सीमाओं का क्षरण हो रही है। और अतीत में स्वतंत्र राष्ट्रीय नीतियों की गढ़ हुआ करते थे। बाजार तथा समाज एक दूसरे की कहीं कहीं आधिकारिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। यदि उनकी राष्ट्रीय पहचान अलग अलग होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के आवागमन से उनकी मौद्रिक और वित्तीय नीति प्रभावित। उदाहरण के लिए 1987 में प्रमुख बाजार में अस्त व्यस्त का प्रभाव देखने को पड़ा। यानी कह सकते हो कि एक प्रकार से जो राज्य जो होता था, कह सकते हो कि वो अपनी अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण रखता था। यानी जो स्टेट होता था वह अपनी अर्थव्यवस्था पर अपना पूरा नियंत्रण रखता था। लेकिन क्या है, अब राज्य अपनी अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के बाद ही क्या वो अपना नियंत्रण नहीं रख पाता है। परिणाम स्वरूप राज्य के भीतर क्या रहा, आंतरिक नीति, नियम, निवेश, रोजगार तथा राजस्व, बहुअंतरराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियां तथा विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों के कारण कहीं प्रभावित हो रहे हैं। सरकारों द्वारा प्रमुख कल्याणकारी आयात टटकर विशेष अवरोध और सरकार के हस्तक्षेप के उदारवाद के युग में गृह उद्योग की सुरक्षा के लिए सरकारों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अब उन पर अमल कर पाना अपेक्षाकृत कठिन होता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्थाएं अब केवल राज्य द्वारा ही नहीं नियंत्रित होती हैं, उन पर जैसे विदेशी ताकतों का ह्रास, मुद्रास्फीति, व्यापारिक समझौते का कहीं कहीं असर पड़ा। यानी कह सकते हो कि जो राज्य कहीं कहीं राज्य की जो शक्तियां हैं वो कहीं कहीं कम हो रही। अब राज्य
कहीं कहीं कंपनियों के कहने से मुद्रास्फीति या जो मार्केट है उस पर कहीं कहीं विदेशी लोगों का कब्जा धीरे धीरे होता जा रहा, यानी कह सकते हो कि कंपनियों का धीरे धीरे राज्य की जीडीपी पर, राज्य की अर्थव्यवस्था पर कहीं कहीं वो ज़्यादा कंट्रोल रखे हुए हैं, और कंपनियों के कहने से ही कहीं कहीं राज्य जो यानी जो स्टेट हो कहीं कहीं कानून भी बना रहे हैं, यानी कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से, और कहीं कहीं कह सकते हो कि जो नई अर्थव्यवस्था की जो सीमाएं चुनौतियां हैं उससे भी कहीं कहीं चीज़ें पड़ रही हैं। उससे हालांकि राज्य इस स्थिति में बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, ये विश्व अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीयकरण का लाभ उठा सकते हैं और सीमाओं को बहाल करने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए अमेरिका तथा यूरोपीय संघ इस स्थिति का लाभ उठाते हैं, इसीलिए विश्व प्रणाली के भीतर प्रवृत्तियां आर राज्य को जैसे प्रभाव नहीं डालते, यानी कह सकते हो कि जो वैश्वीकरण हुआ उसका कुछ राज्य लाभ भी उठा रहे हैं, बल्कि कुछ राज्य लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। जैसे आप देखोगे अमेरिका है और यूरोपीय संघ है, ये वैश्वीकरण का बहुत ज़्यादा लाभ, यानी कई वैश्वीकरण होने से जो विकसित देश हैं उनको तो बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा, लेकिन जो विकासशील देश हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता। जो विकसित देश हैं वो अपना प्रोडक्ट बना बना करके दूसरे विकासशील देशों में खूब बेच रहे हैं, बल्कि जो बेचारे विकासशील देश हैं वो उतना प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि एक प्रकार से क्या उनके यहाँ पर सारे सामान बेचे जा रहे हैं और उनके यहाँ से पूंजी का एक प्रकार से कह सकते हो कि दूसरे बड़े देशों में जा रही है। तो कहीं के उस ऐसा भी हो रहा, बल्कि संप्रभुता संपन्न राज्यों के बीच एक निश्चित कारक है, उनके भविष्य पर ऐसी आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण करता है जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्तियों के द्वारा विभिन्न भागों में कहीं कहीं बटे भी जा रहे हैं। यानी इस प्रकार से कहीं कहीं इसे भी कहीं कहीं हमें देखने को मिला। तो कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है और कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय जो नई नई चुनौतियां हैं, यानी बाजार से कहीं कहीं राज्य को, ये राज्य की संप्रभुता को कई प्रकार की चुनौतियां मिल रही हैं, यानी बाजार से और अर्थव्यवस्था से राज्य की जो संप्रभुता है उसको कई प्रकार की चुनौतियां मिल रही हैं, और कह सकते हैं इससे वैश्वीकरण के द्वारा कहीं कहीं राज्य की संप्रभुता पर कहीं कहीं उसका हल्का ह्रास हमें होता हुआ दिखाई देता। अगली हेडिंग क्या है? नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से चुनौती, यानी जो नए नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसे है, जैसे यूएनओ है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था WTO है, वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, इनसे भी कहीं कहीं चुनौती मिले, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बने हैं इनसे भी कहीं कहीं राज्य की संप्रभुता पर क्या हो रहा कि प्रभाव पड़ रहा है। अब जैसे यूनाइटेड नेशन बना, WTO बना, और भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं, अब संगठन बने, इससे भी कहीं कहीं हो रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से राज्य की संप्रभुता को किस प्रकार की चुनौती मिल रही है, अब हम उसको देखते हैं। राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बीच अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा सत्ता राजनीतिक संघों के नए नए उभरे हैं जो राष्ट्र के बाहर सभी क्षेत्रों की गतिविधियों, व्यापार, समुद्र और अंतरिक्ष को प्रबंधन करते हैं तथा सामूहिक नीति समस्याओं का समाधान करते हैं। यानी कह सकते हो कि जो नए नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन रहे हैं, जैसे पहले क्या था, राज्य व्यापार करता था, और आप देखते हो कि राज्य व्यापार कैसे करेगा, कब करेगा। आपने देखा कई सारे राज्यों पर व्यापारिक प्रतिबंध भी लग जाते हैं, WTO लगा देता है, या आप देखो कि यूएनओ लगा देता है, यूनाइटेड नेशन बन गया है। यानी कह सकते हो कि ये जो अलग अलग संगठन बने हैं, यानी जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रुपों से किस प्रकार की चुनौती बनी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 37 अंतर सरकारी संगठन और 176 गैर सरकारी संगठन थे। 9 साल बाद उनकी संख्या क्रमशः 300 और 4000 में बढ़ गई। परिणाम स्वरूप हमारे सामने राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में नए नए अंतर्राष्ट्रीय दबाव समूहों के समग्र परिदृश्य देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय डाक यूनियन अथवा दूरसंचार यूनियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो काफ़ी हद तक गैर राजनीतिक हैं, जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो बहुत अधिक राजनीतिक और विवादपूर्ण हैं। ऐसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो बहुत अधिक राजनीतिक हैं और राज्यों के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करके उनकी शक्तियों को कम कर रहे हैं। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये राज्यों के जो आंतरिक मामले हैं, ठीक है, क्या है, जो राज्यों के आंतरिक मामले हैं उन मामलों भी क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि जो राज्यों के
अपने आंतरिक मामले हैं उन पर भी क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करते हैं, एक प्रकार से उन पर हस्तक्षेप करते हैं। और इस हस्तक्षेप से भी किसी प्रकार के कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून जो हमारे उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कहीं कहीं राष्ट्र राज्य की जो संप्रभुता है उस पर भी कहीं कहीं, जैसे विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, यूनेस्को है, इस प्रकार से कहीं कहीं इसीलिए राष्ट्र राज्य की जो संप्रभुता की धारणा के बीच में निश्चित रूप से कहीं कहीं तनाव भी विद्यमान रहा है। और नई कह सकते हो कि राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में हस्तक्षेप कर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अस्तित्व से उभरा है। यूरोपीय संघ के राज्य संस्था का एक उदाहरण ऐसा है जो कानून बना सकता है, सजा दे सकता है, नियमन कर सकता है। यानी कह सकते हो कि कई कानून ऐसे हैं, कह सकते हो कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे हैं जो राज्यों के लिए कानून बना रहे हैं, उनको सजा दे सकते हैं, उनको सजा भी दे सकते हैं, उनको नियमन कर सकते हैं, उनको चला रहे हैं। यानी कह सकते हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो कई सारे राज्यों को अगर देखोगे कानूनों को, कानून भी न रहे, राज्यों पर प्रतिबंध भी लगा देते। अगर ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, अगर कोई राज्य इनकी बातों को मानता नहीं, अगर उनका सदस्य है, तो उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लग जाते हैं। वो दूसरे देशों से व्यापार नहीं कर सकते या उनको ग्रुप में से निकाल दिया जाता है। यानी कह सकते हो इससे राष्ट्र राज्य की जो संप्रभुता है उस पर कहीं कहीं क्या लग रहा, डेंट ही तो लग रहा। यानी जो राष्ट्र राज्य जो था वो कहीं कहीं सभी मामलों में एक प्रकार से सभी अपने कार्य करता था। यानी स्वेच्छा से कहीं कहीं जो राष्ट्र राज्य था वो सभी मामलों में, यानी राष्ट्र राज्य जो हमारा है वो कहीं कहीं एक प्रकार से देखोगे कि राष्ट्र राज्य सभी प्रकार के जितने फैसले होते थे वह स्वयं लेता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो रहे हैं ये राष्ट्र राज्य को भी कहीं कहीं कंट्रोल कर रहे हैं और उस प्रकार से कहीं कहीं उसको चलाने का भी कहीं कहीं प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखोगे राष्ट्र राज्य की जो इस प्रकार से जो राष्ट्र राज्य की पूरी संप्रभुता रही उससे कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जिस प्रकार की चुनौती मिल रही है और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बने हो उनसे संगठनों से, जैसे कई सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे मैंने आपको बताया भी, वह कानून बना सकते हैं, राष्ट्रों के लिए बनाते हैं कैसे व्यापार करना है, कैसे क्या करना है, और उनको बंद भी करवा सकते हैं, उन पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, उनको सजा भी दे सकते हैं, उन पर क्लेम भी कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। और यूरोपीय राज्यों की अपनी आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए अमेरिका तथा जापान से प्रतिस्पर्धा का सामना करने के उद्देश्य से इस संस्था के प्रति अपनी संप्रभुता को सोचकर समझकर समर्पित कर दिया। यानी यूरोपीय संघ जो है वो कहीं कहीं अमेरिका और जापान से टक्कर लेने के लिए कहीं कहीं वह राष्ट्र राज्य की जो संप्रभुता है उस पर भी कहीं कहीं डेंट लग रहा है। और कह सकते हो इसका मतलब यानी कि संप्रभुता के संदर्भ में यह बात स्पष्ट कही जा सके कि अब अभिभव असीमित और सतत और एक ही राज्य का नहीं रहेगी। यानी कह सकते हो कि वैश्वीकरण के बाद, वैश्वीकरण कह सकते हो या कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन के बाद राष्ट्र राज्य की जो संप्रभुता है उस पर कहीं कहीं क्या कई प्रकार के उसको चुनौतियों का सामना करना है। यानी संप्रभुता जो है राज्य की उसको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से उसको चुनौतियों को सामना करना पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से, और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बने इससे कहीं कहीं जो राज्य की संप्रभुता है उसको कहीं कहीं सामना करना पड़ रहा है। यानी राज्य की जो संप्रभुता है इनसे कहीं कहीं उसको कहीं कहीं एक प्रकार से कह सकते हो कि इनको चैलेंज मिल रहा है, एक प्रकार से कह सकते हो उनसे कहीं कहीं चुनौतियां मिल रही हैं। और इससे कहीं कहीं राज्य की जो संप्रभुता है एक प्रकार से वह कहीं कहीं कम हो रही। अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हो वैश्वीकरण के बाद राज्य की जो संप्रभुता हुई उसमें कहीं कहीं क्या हमें कहीं कहीं पतन भी देखने को मिल रहा राज्य की संप्रभुता पे।